शिक्षा दीक्षा ही उस तरह से होती है कि कुछ दिनों में वो धीरे धीरे इस बात को सहज स्वीकार कर लेते हैं। जैसा अभी प्रोफेसर साहब आपको बता रहे थे कि मार्क्सवाद के जो सिद्धांत हैं उसका उन्होंने आर्थिक पक्ष बताया, लेकिन जो उसका राजनीतिक पक्ष है उसमें पहली चीज है क्लास अप्रोच, वर्ग भेद। वह मार्क्सवाद हर चीज को वर्गों में बांट कर देखता है, शोषक शोषित, पूंजीपति सर्वहारा, प्रोग्रेसिव रिएक्शनरी, सेकुलर कम्युनल, कोई बीच की बात नहीं। और इससे उनमें एक कट्टरता आती है, वो मान के चलते हैं कि जो हमारे साथ नहीं है वो हमारा दुश्मन, और जो हमारा दुश्मन है उसे हमें मिटा देना। कोई चीज मिलजुल करके हमें सोचनी है, किसी समस्या का समाधान हमें मिलजुल करके सोचना है, पूरे देश की बात, पूरे समाज की बात। यह मार्क्सवादी विचारधारा के लिए बिल्कुल विजातीय है, मार्क्सवाद इसे स्वीकार नहीं करता। मार्क्सवाद कहता है कि समाज वर्गों में बटा हुआ है और यह वर्ग संघर्ष अनवरत चलता रहता है, और इससे उनकी मानसिकता हमेशा ऐसी हुई है कि वो हमेशा हर चीज को बांट करके फूट करके ही देखने की कोशिश करते हैं, और यह उनकी प्रवृत्ति होती है। और यह प्रवृत्ति उन्होंने जेएनयू में जो शिक्षा का कंटेंट बना, जिस तरह से उन्होंने इतिहास पढ़ाया, जिस तरह से उन्होंने राजनीति पढ़ाई, जिस तरह से उन्होंने समाजशास्त्र पढ़ाया, उसमें यह वर्गीय मानसिकता, हर चीज को काले सफेद में देखना, उचित अनुचित में देखना, हमारे पक्ष में और हमारे विरुद्ध करके देखना, और देश में भी हर चीज को प्रोग्रेसिव फोर्सेज और रिएक्शनरी फोर्सेज, कम्युनल फोर्सेज और सेकुलर फोर्सेज ऐसा करके देखना, इसको उन्होंने शिक्षा में डाल दिया है। इससे नुकसान यह होता है कि ज्ञान के प्रसार के बदले, ज्ञान की खोज के बदले, अधिक से अधिक जानने के बदले विद्यार्थियों में और उन प्रोफेसरों में यह प्रवृत्ति होती है कि जो बुरी ताकतें हैं, जो रिएक्शनरी फोर्सेज है, जो कम्युनल फोर्सेज है, जो बुर्जुआ का सहयोगी है, जो अमेरिका का सहयोगी है, हमें उसको हराना है। तो एक तरह का पॉलिटिकल एक्टिविज्म, एक राजनीतिक एक्टिविस्ट बनने की प्रवृत्ति वहां की शिक्षा में जमी जमाई। और इसी कारण जब भी कोई नई धारा या नया विचार आता है जो कि किसी न किसी तरह से भारत में एक विभाजित मानसिकता का प्रतिरूप होता है, उसको वहां समर्थन मिल जाता है। कोई कश्मीर की आजादी चाहता है, उसके लिए भी वहां सहानुभूति है। कोई पूर्वोत्तर नस्ल की बात करता है कि पूर्वोत्तर के लोग भारत के नहीं थे, इसको वहां सहानुभूति मिलती है, हाँ वो भारत के नहीं थे। कोई साउथ एशिया की बात करता है कि भारत कहना ठीक नहीं है, ये तो साउथ एशिया है। और इस तरह साउथ एशियन स्टडीज, साउथ एशियन डिस्कशन, इसमें छिपी हुई बात यह है कि हम भारत का कोई अस्तित्व नहीं मानते, भारत का कोई महत्व नहीं मानते। तो जितने भी इस तरह के नारे या जितने भी इस तरह की गतिविधियां हैं, उसको वहां पर सहज जमीन मिल जाती है, सहज समर्थन मिल जाता है। और इसने पूरे सोशल साइंस को भ्रष्ट करने का बहुत ही गहराई से काम किया है। दुर्भाग्यवश जेएनयू के माध्यम से, चूंकि उसकी एक यूनिक स्थिति है, वो देश की राजधानी में तो अवस्थित है, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर उसे बनाया गया, उसको शुरू से ही सबसे अधिक संसाधन मिले। वहां पर जो इंटेलेक्चुअल थे वो पुराने कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थे और जाने माने इंटेलेक्चुअल थे, जैसा मैंने कहा वो विद्वान भी थे, लेकिन उनमें कम्युनिस्ट एक्टिविज्म विद्वता से ऊपर था। तो इन सब कारणों से दिल्ली में होने के कारण, और दिल्ली में सरकार का भी केंद्र है, दिल्ली में वो विद्वता का एक केंद्र हुआ जिसको एक वामपंथी विचारधारा का कब्जा जहां पर हो गया, इस कारण वो पूरे देश में, और फिर वहां पर और भी एकेडमिक संस्थाएं हैं, जैसे यूजीसी है, जैसे आईसीएसएसआर है, जैसे यूपीएससी है, जैसे एनसीईआरटी है, यूपा है, और भी यूनिवर्सिटीज हैं, तो प्लानिंग कमीशन है। तो सारे जेएनयू के प्रोफेसर जो वरिष्ठ होते थे, तो कोई रिटायर होने के बाद या उसको रहते हुए वही व्यक्ति प्लानिंग कमीशन में है, वही व्यक्ति यूजीसी में है, वही व्यक्ति यूपीएससी का मेंबर है। तो हर जगह वह विचार, वह दृष्टिकोण, वह एक मैं कहूँ कि विकृत मानसिकता हर जगह वो धीरे धीरे प्रसारित हुई। और चूंकि जेएनयू एक मॉडल के रूप में बन गया, तो देश के दूसरे विश्वविद्यालयों में भी वही विषय, वही मुहावरे धीरे धीरे पूरे देश में फैले। और इसीलिए न केवल जेएनयू में, बल्कि देश के कई विश्वविद्यालयों में अगर आप सोशल साइंस का कंटेंट देखने की कोशिश करें, आज तो इंटरनेट है, उससे आप वेबसाइट पर स्वयं देख सकते हैं जो बातें मैं कह रहा हूँ।
आप उसमें देखेंगे कि जिस तरह का सोशल साइंस कंटेंट है, जिस तरह से उसका उद्देश्य और जो उसमें बुक लिस्ट है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, किन किन टॉपिक को पढ़ना है, आप सब में देखेंगे कि सब में नहीं तो अधिकांश में आप देखेंगे उसमें एक राजनीतिक झलक है। और पूरा का पूरा दृष्टिकोण राजनीतिक एक्टिविटी में देखें तो एक तरह से बेसिकली एंटी हिंदू, एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस और प्रो एवरीथिंग जो भारत को डिवाइड करने की कोशिश करे या जो भारत में फूट डालने की कोशिश करे। और इसीलिए जो भी विमर्श वहां पर चलता है अधिकांश इस दृष्टि से चलता है जिसमें भारत की संपूर्ण भारत की चिंता नहीं, एक खास राजनीति की चिंता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 3 साल पहले वहाँ के सोशल साइंस डिपार्टमेंट की 40वीं वर्षगांठ पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। वह अंतर्राष्ट्रीय उस सेमिनार में विदेशों से भी कम से कम 10-12 विद्वान बुलाए गए थे, अमेरिका से, यूरोप से, और देश भर के तो लोग थे ही, जेएनयू के लोग थे ही। वाइस चांसलर ने उसका उद्घाटन किया। मुझे एनसीईआरटी की तरफ से डायरेक्टर ने भेजा था, डायरेक्टर को इन्विटेशन आया था, उनको समय नहीं था, उन्होंने मुझे कहा कि आप चले जाइए। तो मैं वहाँ गया था और मैं एक ही दिन मैंने लगभग पूरा सुना। और मैंने, जबकि मैं ये सब बातें जानता था कि वहाँ का वातावरण क्या है, वहाँ का सोशल साइंस कितना राजनीतिकृत है, फिर भी मैं चकित हुआ कि वहाँ पर पहले सेशन में ही कम से कम 6 वक्ताओं ने मोहम्मद अफजल को फांसी देने की निंदा की। लगभग सभी वक्ताओं ने बिना किसी विषय के, चाहे उनका विषय कुछ भी हो, गुजरात की चर्चा की, गुजरात दंगे की चर्चा की, और इस तरह से एक एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस, एंटी हिंदू एक उनके बोलने का एक रंग हर एक वक्ता में लगभग आ रहा था। किसी ने इस पर कुछ नहीं कहा कि ये सोशल साइंस डिपार्टमेंट की 40वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, इसने 40 वर्षों में क्या है, इसकी क्या उपलब्धियां हैं, कौन सा नया रिसर्च या कौन सी नई बात इस सोशल साइंस विभाग ने देश को दी, या कौन सी कोई महत्वपूर्ण पुस्तक आज तक प्रकाशित हुई, कौन सा नया शोध हुआ, इसकी किसी ने चर्चा तक नहीं की। और यह अपने आप में ध्यान देने लायक बात कि वहां किसी को इसकी परवाह भी नहीं है कि नकली या झूठा भी सही या कुछ बढ़ा चढ़ा करके भी सही अपनी उपलब्धियां गिनाएं। सबकी चिंता ऐसी थी मानो वो कोई एक पॉलिटिकल फाइट लड़ रहे हो, गुजरात सरकार के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। ऐसा लगता था जैसे उस कॉन्फ्रेंस की जो मूल थीम है वो यही। ऐसा मुझे पूरे दिन वहाँ एक दिन नहीं ऐसा लगा। दूसरे तीसरे दिन मैं गया नहीं, लेकिन यह उदाहरण से मैं आपको यह अपनी भावना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ के सोशल साइंस में एक्टिविज्म कितना हावी है, कि वह औपचारिक रूप से भी यह नहीं बता पाता कि किस अवसर पर हम इकट्ठा हुए हैं और उस अवसर के प्रति भी कुछ हम बोले। सबकी चिंता सिर्फ राजनीति थी। उसमें योगेंद्र यादव भी थे जो अभी आम आदमी पार्टी में एक्टिव थे, फिर आम आदमी से निकाले गए हैं, और पॉलिटिकल कमेंटेटर और चुनाव विश्लेषक के रूप में सब लोग शायद उनका नाम जानते हैं। योगेंद्र यादव भी उसमें एक वक्ता था। उन्होंने अपने भाषण में चर्चा करते करते ये कहा कि कश्मीर में जो पहले स्थिति थी अब उसमें सुधार हुआ है, कश्मीर के लोग भारत की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, ऐसा संकेत अब मिल रहा है, अब वहां पर थोड़ी शांति है। उनके ऐसा कहते ही वहां हुटिंग शुरू हो गई। बहुत से छात्रों ने उठकर हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया, और निस्संदेह वो सामान्य छात्र नहीं थे, वो वही वामपंथी छात्र संगठनों के लोग थे। मतलब उन्हें ये सुनना बर्दाश्त नहीं हुआ कि कश्मीर भारत की मुख्य धारा में शामिल हो रहा है, या इसको इस रूप में कोई वक्ता रख रहा है कि मानो कश्मीर भारत का अंग है। वो उनसे यह सुनना चाहते थे कि कश्मीर भारत का अंग नहीं है और कश्मीर पर जबरदस्ती भारत ने कब्जा किया हुआ है और कश्मीर को आजादी मिलनी चाहिए। इतनी रूटीन हुई कि फिर योगेंद्र यादव को उठ करके सफाई देनी पड़ी और कुछ इस तरह की बातें कहनी पड़ी, या उन्होंने कही जो वो सुनना चाहते थे। जैसे उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी वहाँ ऑक्यूपेशन आर्मी है, ये योगेंद्र यादव ने कहा उस हुटिंग के बाद। उन्होंने ये कहा कि वहां पर सेना अत्याचार कर रही है। जब उन्होंने इतना कहा तब थोड़ी शांति। अब आप समझ सकते हैं कि ये सोशल साइंस क्या है। और अब आप ये भी समझ सकते हैं कि 9 फरवरी को जो लोग अफजल तेरे कातिल जिंदा है
हम उस पर शर्मिंदा हैं, या कश्मीर की बर्बादी, कश्मीर की आज़ादी तक हम जंग करेंगे, इसका स्रोत वह शिक्षा है जो वहाँ पर उनको दी जा रही है। और इसीलिए जेएनयू में इस तरह के नारे सबसे ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि उनके प्रोफेसर ही ये उनको पढ़ा रहे हैं कि मोहम्मद अफजल को गलत फांसी हुई। उनके प्रोफेसर ही बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि याकूब मेमन को जो सजा दी गई वो अनुचित है। उनके प्रोफेसर ही उनको बता रहे हैं कि कश्मीर में भारत ऑक्यूपेशन आ गई। उनके प्रोफेसर ही बता रहे हैं कि उत्तर पूर्व भारत का हिस्सा नहीं है, अगर उत्तर पूर्व भारत से अलग होना चाहता है तो दिस इज नॉर्मल, ये ठीक है और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो या दलितों पर अत्याचार की बढ़ा चढ़ाकर कथाएं, दलितों को इस तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश मानो वो हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, पूरे हिंदू धर्म को इस तरह से समझाने की कोशिश कि पूरा हिंदू धर्म और कुछ नहीं, ब्राह्मणों की तानाशाही है जो बाकी लोगों पर, खास करके दलितों पर अत्याचार करती है, और यही पूरा हिंदू धर्म है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो भी थोड़े बहुत भी जानकार हैं, कि आपके हमारे हिंदू धर्म को जेएनयू में बहुत सारे प्रोफेसरों ने, जो साहित्य के प्रोफेसर हैं, जो इतिहास के प्रोफेसर हैं, राजनीति के प्रोफेसर हैं, उन्होंने चलते चलाते इसी रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की कि मानो हिंदू धर्म और कुछ नहीं है, आडंबर है, ढकोसला है और ब्राह्मणों द्वारा दलितों पर अत्याचार। इसीलिए अगर ईसाई मिशनरी दलितों को उनसे मुक्त करना चाह रहे हैं, अलग करके ईसाई भी बनाना चाह रहे हैं, देन व्हाट इज द बिग डील? अच्छी तो बात है, वो तो शोषण से उनको मुक्त कर रहे हैं। मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि यह जो कम्युनिस्ट राजनीति की विखंडनवादी मानसिकता है, वर्ग संघर्ष की मानसिकता है, और सत्ता पर अगर हम कब्जा न कर सके, जो हमारा मुख्य विरोधी है हिंदू धर्म, उसको अगर कोई भी चोट पहुंचा रहा है हम उसको मदद करें, इस मानसिकता से आज भी जेएनयू में अच्छी संख्या में उसका जो सिलेबस है, उसका जो रिसर्च थीम है, उसकी जो सभा सेमिनार होते हैं, वह कहीं न कहीं ग्रस्त है। या हो सकता है कि बहुत से विद्यार्थी, बहुत से प्रोफेसर जो मैं कह रहा हूँ ये सुनकर के बहुत गहरी आपत्ति करें कि हम ऐसा नहीं समझते, हम ऐसा नहीं मानते, हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। और मैं कहूँगा कि वो शायद सही बोल रहे हैं, लेकिन स्थिति यह है कि कम से कम 2 पीढ़ियों से उसी तरह का इतिहास, उसी तरह का राजनीति शास्त्र, उसी तरह का समाज शास्त्र पढ़ करके उनके पास एक रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में, सहज प्रवृत्ति के रूप में यह प्रवृत्ति बन गई है कि हर चीज को वो कम्युनल, सेकुलर या प्रोग्रेसिव, रिएक्शनरी या उचित अनुचित के खाने में देखने के आदी हो गए। और इसीलिए वो बाय हैबिट बीजेपी के विरोधी है, बाय हैबिट आरएसएस के विरोधी है, बाय हैबिट कोई भी हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो उसमें वो हिंदुओं को दोष देते हैं और मुसलमानों के पक्ष में खड़े होते हैं। बाय हैबिट वो इस्लाम के बचाव करते हैं, चाहे इस्लामिक कुरीतियों के विरुद्ध स्वयं मुसलमान ही क्यों न खड़े हो रहे हैं। जैसे अभी 3 तलाक और शरीयत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक मुस्लिम महिला ने मुकदमा दायर किया है। मैंने अभी तक वामपंथियों की प्रतिक्रिया नहीं देखी है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उनकी प्रतिक्रिया कहीं न कहीं इस्लाम के पक्ष में होगी कि हमें उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वो जैसा चाहते हैं वैसा होते रहना चाहिए। तो यह जो उनका गट रिएक्शन है, इस तरह की जो प्रवृत्ति है, यह प्रवृत्ति पूरे सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज की शिक्षा में अगर भर नहीं गई है तो बहुत गहरे प्रवेश कर गई है। और इसी कारण और धीरे धीरे वहीं से वो मीडिया में जाती है, वहीं से फिर वो स्कूली पाठ्यपुस्तकों तक चली गई है। यह सौभाग्य है कि यह सब विषय ऐसे हैं कि स्कूली बच्चे इसको ठीक से पकड़ नहीं सकते। सच तो यह है कि ये विषय ऐसे हैं जो स्वयं विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी पकड़ नहीं सकते, क्योंकि यह कुछ राजनीतिक बातें और अधिकांश राजनीतिक विषय ऐसे होते हैं जो इतनी आसानी से समझने योग्य नहीं होते। आप उतनी उस पर तुरंत अथॉरिटी नहीं बन सकते हैं, उसके लिए जीवन का एक अनुभव आवश्यक होता है। और जो विश्वविद्यालय और कॉलेज के लड़के लड़कियां भी होते हैं वो सिर्फ नारेबाजी करते हैं, और जो नारे वो लगाते हैं उसका उन्होंने कोई अध्ययन नहीं किया। वो क्यूबा के लिए नारे लगाते थे, वो फिलिस्तीन के लिए नारे लगाते थे, वो वियतनाम के लिए नारे लगाते थे, वो अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के पक्ष में नारे लगाते थे। वो दुनिया में जितने तरह के विषयों पर वो नारे लगाते हैं उसमें शायद ही उन्होंने किसी का अध्ययन किया है। और उसमें यह भी है अपने देश के बारे में भी ना उन्होंने हिंदू धर्म का अध्ययन किया है, लेकिन हिंदू धर्म के बारे में उनके पास पूरी पक्की राय है। उन्होंने इस्लाम का कोई अध्ययन नहीं किया है, लेकिन इस्लाम के बारे में उनके पास पूरा निष्कर्ष तैयार है। तो यह निष्कर्ष पहले और तथ्य बाद में, यह पूरे समाज विज्ञान की विकृति का मूल कारण है। और इसने जेएनयू के माध्यम से, दिल्ली में होने के माध्यम से और वहाँ पर प्रतिष्ठित
प्रोफेसरों के होने के माध्यम से, और उनको फिर बाद में बड़े बड़े पद, कोई राजदूत बन गया, कोई प्लानिंग कमीशन का मेंबर बन गया, कोई यूजीसी का चेयरमैन बन गया, तो इस तरह से एक अंतर संबंधित यह विचार धीरे धीरे बहुत नीचे तक चला गया। और यही सारी समस्या की जड़ है। उनकी पूरा सोशल साइंस किस तरह से राजनीतिक एक्टिविज्म है और किस तरह से इसने देश की हानि की है, मैं इसका एक उदाहरण थोड़ा विस्तार से देना चाहता हूँ। वो इसलिए भी क्योंकि जेएनयू जिन मार्क्सवादी और वामपंथी प्रोफेसरों से सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ है वह इतिहास के प्रोफेसर है। रोमिला थापर, विपिन चंद्र, हरबंस मुखिया, सुविरा जायसवाल, इस तरह के सारे प्रोफेसर वहाँ के इतिहास विभाग में थे और इन लोगों का नाम बहुत चर्चित है, देश से बाहर भी जाना जाता है। 1989 में जब देश में अयोध्या आंदोलन चल रहा था, फिर जेएनयू में सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज का नाम देकर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम देकर के 25 प्रोफेसरों ने एक पुस्तिका प्रकाशित की। वो इसमें मैंने उसका उल्लेख किया है, बल्कि उसका एक तस्वीर भी है 31 पेज पर, वो पुस्तिका का मुख्य पृष्ठ आप देखेंगे कि उसमें 25 प्रोफेसरों के नाम दिए हुए और वो 8 या 6 पेज की पुस्तिका थी। उस पुस्तिका में उन्होंने, उसका टाइटल था पॉलिटिकल अब्यूज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का राजनीतिक दुरुपयोग। इसमें उन्होंने ये कहने की कोशिश नहीं की, निष्कर्ष दिया